भले ही पुराने थे, पर मन को लगते सुहाने थे। ध्यान से रेडियो पर समाचार सुनते थे, फिर पूरे गांव को सुनाते थे। वो मीठी बातें, वो प्यारे से गीत मन को बहुत भाते थे। चलो फिर से मिलकर याद करें वो दिन जब रेडियो के हम दीवाने थे। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। रेडियो का नाम जहन में आते ही हमारे मन में प्यारी सी आवाजें, मीठे मीठे गीत, किस्से, कहानियां और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आने लगती हैं। सुबह मम्मी को भजन सुनना हो या पापा को न्यूज, ऑफिस जाते समय या फिर लौटते समय गाने सुनना हो या रात को सोते समय कहानियां, इन सब के लिए हमारे पास जो माध्यम होता है वो है सिर्फ हमारा रेडियो। लेकिन समय के साथ साथ जैसे कई चीजों में परिवर्तन आए, वैसे ही रेडियो ने भी वक्त के साथ अपना स्वरूप बदला। रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में भी बहुत परिवर्तन आए। पहले के जमाने में जहां रेडियो केवल ट्रांजिस्टर पर सुई के द्वारा सेट किया जाता था, वहीं आधुनिक समय में रेडियो मोबाइल के माध्यम से हमारे हाथ में रहने लगा। अब रेडियो ब्रॉडबैंड, मोबाइल और टैबलेट के जरिए आसानी से उपलब्ध है। बदले समाज में रेडियो की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में 13 फरवरी के दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में मनाए जाने वाले इस दिन के बारे में क्या है ऐसा खास, वो मैं आपको बताऊंगी। भारत में रेडियो का चलन बरसों पुराना है। प्राचीन समय में रेडियो एक ऐसा यंत्र था जिसे लोग बहुत ही चाव से सुना करते थे। इसके माध्यम से लोगों तक देश और दुनिया की खबरें पहुंचाई जाती थीं। साथ ही उस समय के लोगों के लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन था। आज के समय में भी रेडियो लोगों के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात रेडियो शो केवल रेडियो पर करने का फैसला लिया, जो इस बात को दर्शाता है कि वाणी के प्रति लोगों की सोच और विश्वास कुछ अलग ही है। भारत में रेडियो को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब 1924 में लेकर आया। क्लब ने 3 साल रेडियो प्रसारण पर काम किया, लेकिन आर्थिक मुश्किल के चलते साल 1927 में क्लब ने इसे बंद कर दिया। इसी साल 1927 में कुछ बॉम्बे के व्यापारियों ने भारतीय प्रसारण कंपनी को बॉम्बे और कलकत्ता में शुरू किया। ये कंपनी भी 1930 में फेल हो गई और फिर 1932 में भारत सरकार ने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली और एक अलग से भारतीय प्रसारण सेवा नाम का विभाग आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया, जिसे संचार विभाग देखा करता था। AIR को नियंत्रित निर्देशक जनरल करता था, जिसे उप निदेशक और मुख्य अभियंता मिलकर सहायता करते थे। भारत में रेडियो प्रसारण एक राष्ट्रीय सेवा थी, जिसे भारत सरकार द्वारा बनाया गया था और इसे संचालित किया जाता था। AIR ने सेवा को आगे बढ़ाया और पूरे देश में रेडियो प्रसारण के लिए स्टेशन बनवाए। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया, जिसे प्रसारण और सूचना मंत्रालय देखने लगा। रेडियो के कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में आने लगे। चलिए आकाशवाणी के सफर पर चर्चा करें आकाशवाणी के पूर्व ADG राजीव कुमार शुक्ल के साथ। धन्यवाद और नमस्कार और सारे आपके श्रोताओं का अभिनंदन। बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है ये रेडियो बिरादरी के लिए। एक तरह से पूरी दुनिया के जो रेडियो के लोग हैं उनका अपना दिन होता है और इस दिन वो एक दूसरे के साथ संपर्क, संवाद भी करते हैं और रेडियो की पूरी विरासत का उत्सव भी मनाते हैं। वर्तमान के परिदृश्य पर भी निगाह डालते हैं और भविष्य की चुनौतियों को भी देखते हैं। तो ये तो एक बात हुई और इसलिए निश्चित रूप से ये दिन ऐसा है जिसकी बधाई आपको भी, सारे हमारे रेडियो बिरादरी के साथियों को भी और साथ साथ हमारे श्रोताओं का फिर एक बार खैर मकदम कि उनके स्नेह और उनके साथ के भरोसे ही रेडियो की दुनिया धड़कती है। तो देखिए, पहले तो ये है कि ये वर्ल्ड रेडियो डे या विश्व रेडियो दिवस जो है, इसका
विचार जहां तक मुझे याद है कि शायद स्पेन की ओर से शुरू हुआ था, यूनेस्को में गया, उसके बाद वहां पर ये हुआ कि कौन सा दिन चुना जाए, और फिर उसमें कई दिन विचार के लिए आए, और यूनेस्को ने इस पर फिर चर्चा की, और यूनेस्को के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इसको 2011 में माना कि इसको इस दिन मनाया जाए, और उसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है, उसने इसको स्वीकार किया एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, और उसके बाद फिर ये मनाया जाने लगा। और इसमें जो दिन थे कई थे, उनका अलग अलग उल्लेख हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही थी कि ये जो दिन है ये संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना का दिन जो था 13 फरवरी 1946, उसकी स्मृति में इसको मनाया जाए। इसके बाद से लगातार हर साल इसको मनाया जाता रहा है, और एक खास बात ये भी है कि हर साल इसकी एक नई थीम होती है, तो वो थीम इस बार भी है, और उस थीम पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और उसके पहले थोड़ी सी कहानी अगर हम भारत में रेडियो की जो है फिर से याद कर लें, बीच बीच में उसको हम याद करते हैं, दोहराते हैं। ये तो हम जानते हैं कि मार्कोनी ने रेडियो, यानी जो 19वीं शताब्दी का अंतिम समय था, उसमें रेडियो के पूरे जो विचार था और जो उसकी सैद्धांतिकी थी वो तय हो गई थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में उसको फलीभूत किया जाने लगा, और फिर अंत में वो लगभग दूसरे दशक में एक नियमित प्रसारण की शुरुआत दुनिया में कई जगह होती दिखी। भारत में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगे उसको आने में। 1923 में एक प्रयोग के तौर पर रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, यहाँ पर मतलब एक डिमॉन्स्ट्रेशन जिसे कहते हैं, प्रदर्शन कहते हैं, उसके तौर पर दिखाया गया। पर जो नियमित प्रसारण की शुरुआत भारत में रेडियो की मानी जाती है वो 23 जुलाई 1927 को है, जब बम्बई में ही एक निजी कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग IBC, उसने इसको शुरू किया, और एक नियमित रूप से विधिवत प्रसारण शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन यह है कि 1930 के आसपास से तब की सरकार ने इसका बीड़ा उठाया, और पहले प्रयोग के तौर पर उठाया, और उसके बाद धीरे धीरे वो नियमित हो गया। इस पूरी कहानी के बहुत विवरण है, बहुत से मोड़ है, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, लेकिन हम उनके विवरणों में भी नहीं जा रहे। ये महत्वपूर्ण है कि जो नाम शुरू में था वो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस था, जब सरकार ने लिया तब की, लेकिन उसके बाद लॉयनल फील्डन नाम के एक अच्छे ब्रॉडकास्टर BBC से भारत आए इस संस्था को के प्रमुख के रूप में, और उन्होंने ही ऑल इंडिया रेडियो नाम सोचा, और 1935 के आसपास ये उन्होंने नाम सोचा, और फिर 8 जून 1936 को संभवतः पहली बार इसका प्रसारण में इस्तेमाल किया गया। और उसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है, पर वो कहानी मुझे लगता है हमारे जो श्रोता है वो चाहे जरा सा देखेंगे तो उनको इंटरनेट पर मिल भी जाती है। फिर उसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि उस दौर में भारत में जो ये रेडियो था, यानी ऑल इंडिया रेडियो था, ये सबकी सरकार के अधीन था, और इसलिए भारत में जो उस समय की सबसे बड़ी गतिविधि थी वो आजादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता आंदोलन। उसमें इसका कोई सीधा योगदान नहीं हो सकता था, नहीं हुआ, क्योंकि ये विदेशी शासन के अधीन बात थी। पर फिर भी ये है कि इसने कुछ काम शुरू कर दिए, जैसे कि खास तौर पर संगीत, शास्त्रीय संगीत विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उसके कलाकारों को अवसर देना, और साथ साथ लोगों तक पहुंचना, विचार, समाचार, खबरें, ऐसे बिंदु, नई नई बातें। और सबसे बड़ी बात जो रेडियो की शुरू से मानी जाती रही है कि ये अनपढ़ जिसे कहते हैं, या जो निरक्षर लोग हैं, उन तक भी पहुंच सकता है। और तब भारत में हम जानते हैं कि निरक्षरता बहुत बड़ी स्तर पर थी, तो लोगों तक पहुंचने के लिए जो उस समय का दूसरा माध्यम, मुख्य माध्यम था, प्रिंट माध्यम, उसकी सीमाएं थी। तो रेडियो जो है शुरू से ही इस मामले में आगे तेजी से बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे ये भी हुआ कि जो हमारे तब के बड़े नेता थे, जब समय बदलने लगा, जब आजादी की रोशनी दिखाई देने लगी तो स्टेज पर, तो ऐसा भी हुआ कि हमारे उस समय के कोई बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, बाद में सरदार पटेल भी, तो ये लोग भी ऑल इंडिया रेडियो पर आए। गांधी जी नहीं आए उस दौर में कभी ऑल इंडिया रेडियो में, क्योंकि उनका मानना था कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। पर गांधी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण 1931 में लंदन से हुआ। अमेरिका के रेडियो स्टेशन ने उन्हें संपर्क किया,
और वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे। वहां से फिर वो एक सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट उनका अमेरिका के रेडियो स्टेशन पर हुआ और उसकी रिपोर्टिंग दुनिया भर में हुई, जिसमें उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई क्यों जरूरी है और दुनिया को उसका साथ क्यों देना चाहिए, इसके बारे में अपने ढंग से उन्होंने बात की। इसके बाद एक और जो 2 महत्वपूर्ण बातें हुई इस दौर में वो ये हुई कि एक तो 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन और की शुरुआत हुई और उसमें डू और डाई का उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, तो उसी समय क्या हुआ कि एक उषा मेहता होती थी जो युवा छात्र थी और कांग्रेस से प्रभावित थी, तो उन्होंने कांग्रेस रेडियो नाम से एक रेडियो शुरू किया जो गुप्त रेडियो था और उसको जगह जगह उसका ट्रांसमीटर बदलना पड़ता था। बम्बई से काम शुरू हुआ था, तब का बम्बई आज का मुंबई, और उसके बाद फिर ये है कि वो जगह जगह से उसमें देश की आजादी की लड़ाई की खबरें होती थी। कुछ दिनों तक वो चला, कई बार छापे पड़े, अंत में वो पकड़े भी गए लोग, लेकिन उन्होंने एक अलख जगाई और एक मिसाल कायम की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ इस संदर्भ में निश्चित रूप से आजाद हिंद रेडियो की, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बाहर जाकर उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई तो उसी के तहत आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जिससे लगातार वो संबोधित करते थे और उनके कुछ सबसे जो मूल्यवान और सबसे ज्यादा प्रेरक जो उनके भाषण है वो उस ढंग से भारत तक पहुंचे। बहरहाल भारत आजाद हुआ, हम वहां आ गए। उस समय देश में ऑल इंडिया रेडियो के 9 स्टेशन थे और उसमें से 3 जो है वो तब के पाकिस्तान में चले गए, लाहौर, पेशावर और ढाका। भारत में बचे 6। तब का मतलब बम्बई, आज का मुंबई कह लें तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या चेन्नई और साथ में दिल्ली, और 2 स्टेशन और थे, वो थे लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। इसके साथ साथ मैसूर के राज्य में एक निजी स्टेशन भी चलता था जो वहाँ के एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्होंने वहाँ के राजा को कन्विंस किया था और फिर वो वहाँ से शुरू हुआ था। बहरहाल इसी बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आकाशवाणी नाम का इस्तेमाल भी हुआ था समय समय पर। एक प्रतीक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता उन्होंने लिखी थी रेडियो पर, जो कलकत्ता रेडियो के लिए जब वहाँ कोई कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उसके लिए वो लिखी गई थी। खैर, तो आजादी जब मिली तो मैंने जैसे बताया कि भारत में 6 रेडियो स्टेशन बचे। इन 6 रेडियो स्टेशन के सामने अब जो चुनौती थी वो ये थी कि भारत आजाद नया देश, इसमें जो तमाम विकास की चुनौतियां थी, देश को एक रखने की चुनौतियां थी, लोगों के बीच में सद्भाव और खूबसूरती और दोस्ती और प्यार कायम रखने की चुनौती थी, और साथ साथ जो अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, इनसे लड़ने की चुनौतियां थी, देश में वैज्ञानिक मानसिकता का निर्माण करने की चुनौती थी। इसमें ऑल इंडिया रेडियो पूरी ताकत से लग गया और उसके बाद ये सिलसिला चलने लगा। बहुत तेजी के साथ स्टेशन बढ़े, देश भर में स्टेशनों का प्रसार हुआ। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव तक के मुख्य प्रसारण के तरीके हुआ करते थे, तो उस तरह से वो ब्रॉडकास्ट उनका होता चला गया। अलग अलग भाषाओं में जो शुरू से ही प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद अब तेज हुई। देश के अलग अलग देश में चूंकि हिस्सों में, चूंकि हम जानते हैं कि भारत बहुत सारी विविधताओं का देश है और ये विविधताएं जो है वो भाषा और बोली के स्तर पर भी हैं। तो आज की तारीख में जैसे हम देखें कि हमारी जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी 23वीं है। तो हम अगर उस रूप में देखें, उस दृष्टि से, तो आज की तारीख में जो ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी है, आकाशवाणी नाम जो है बाकायदा विधिवत 1956 से ये भी अंगीकार कर लिया गया और उसके बाद विविध भारती सेवा भी शुरू हुई, जो एक मनोरंजन की सेवा थी। आपने पूछा था कि मनोरंजन की बात आपने की थी, तो यहाँ भी एक चर्चा जरूरी है कि जिसको हम लोक सेवा प्रसारण कहते हैं, जिसका जो कि आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो का शुरू से ध्येय रहा है, उसके सामने हमेशा 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं: सूचना, शिक्षा, मनोरंजन। अंग्रेजी में उसे कहते हैं टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन। तो ये तीनों का एक संतुलित संगम अपने कार्यक्रमों में करना, ये लोक सेवा प्रसारण का ध्येय होता है। दूसरी उसकी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसके प्रसारण क्षेत्र में आने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें से उसमें किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता उस प्रसारण से। यानी ये समावेशी ही होना होता है और सभी को इसमें अवसर मिलता है, किसी भी आधार पर, धर्म, जाति, जेंडर या शिक्षा या आर्थिक संपन्नता या विपन्नता, क्षेत्र, भाषा, किसी भी आधार पर आप लोगों को वंचित नहीं रख सकते।
तो ये सिलसिला चलता चला गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो अगला परिवर्तन आया, मैं समझता हूँ उसका जिक्र होना चाहिए कि 1977 में पहली बार तब का मद्रास, अब का चेन्नई, वहां पर एफएम प्रसारण भी किए गए। लेकिन एफएम प्रसारण जो है उन्होंने गति पकड़ी जब स्थानीय रेडियो केंद्र या लोकल रेडियो स्टेशन की पूरी मुहिम ऑल इंडिया रेडियो ने चलाई और 80 के दशक में और 90 के दशक में ये तेजी से देश भर में फैले। इसमें कार्यक्रमों का जो स्वरूप था वो ये माना गया था कि स्टूडियो में बहुत ज्यादा कार्यक्रम करने के बजाय लोगों के बीच जाकर, जिसे फील्ड बेस्ड कहते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स हो। तो इस तरह से ये एफएम के स्टेशन थे, देश भर में बहुत बड़ी तादाद में ये स्टेशन आए, लोकल रेडियो स्टेशन। और सच कहें तो इन्हें हम बाद में, जैसे हम आज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहते हैं, उसके ये पूर्ववर्ती रूप है। और लोकल रेडियो स्टेशन ने काम किया। और उसके बाद एफएम जो है, हम जानते हैं कि एक दौर ऐसा आया जबकि बड़े शहरों में एफएम का एक नया रूप आया जिसमें मुख्य रूप से मनोरंजन पर जोर था। और ये रूप जो है फिर इसके बाद निजी रेडियो स्टेशन भी आए, उनकी भी लोकप्रियता पैदा हुई। और उसके साथ ये भी हुआ कि इस आपस की अंतःक्रिया से जो लोक सेवा प्रसारण के अंदर भी भाषा और शैली और प्रस्तुतिकरण को अधिक रोचक, अधिक मनोरंजक, अधिक आकर्षक ढंग से बनाने की प्रक्रिया हुई। तो ये सफर है जो चलता चला आया है। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारी नई तकनीकें आ चुकी हैं। उपग्रह के जरिए रेडियो का इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उपग्रह के जरिए बहुत अच्छा रिले क्वालिटी मिलने लगी। आकाशवाणी में भी ये हुआ कि पूरे देश में जो न्यूज है या और दूसरे कार्यक्रम है वो उपग्रह के जरिए रिले किए जाते हैं। उपग्रह के जरिए सीधे भी, जिसे डायरेक्ट टू होम कहते हैं, वो सेवा भी शुरू हो गई है। उसमें भी लोग आप अपने घर में डीडी की डिश लगा करके या दूसरे भी ऐसे माध्यम है जिनसे आप सुन सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा चमत्कार फिर आया हुआ है इंटरनेट। अब इंटरनेट के जरिए भी रेडियो की शुरुआत हो चुकी है। खुद ऑल इंडिया रेडियो का अपना बहुत ही लोकप्रिय ऐप है जिसके जरिए जो आकाशवाणी के सभी स्टेशंस को और सभी चैनल्स को न केवल भारत में कहीं भी, यानी उसका मजा ये है कि अगर आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ का रायगढ़ क्षेत्र है, अब रायगढ़ में भी एक आकाशवाणी का स्टेशन है जो लोकल स्टेशन है, तो उसे आप तिरुचिरापल्ली में बैठ करके भी या गोवा में बैठ करके भी, अगर आपके पास आपके मोबाइल में वो ऐप है तो आप सुन सकते हैं। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में आप कहीं भी हैं, क्योंकि वो इंटरनेट के जरिए जा रहा है, दुनिया में आप कहीं पर भी हैं तो आप उसे सुन सकते हैं। तो ये एक जो टेक्नोलॉजी ने चीजों को बदला और सुगम बनाया। और अब जो पुराना हमारा एक बड़ा रेडियो होता था, फिर वो ट्रांजिस्टर आया, और अब आज की स्थिति ये है कि आप कार में, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मोबाइल, उसके जरिए रेडियो लोगों तक पहुंच रहा है। तो जो एक लंबी कहानी है भारत में विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास में, औद्योगिक विकास में, हमारे संवैधानिक मूल्यों का पालन कराने में, उनको उनकी लोगों में प्रतिष्ठा करने में, वैज्ञानिक मानसिकता के विकास में, और देश की एकता, जिसे एक बार बहुत अच्छा एक वाक्य कहा गया था कि देश की भावात्मक एकता में आकाशवाणी का और खासतौर से विविध भारती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं समझता हूँ थोड़ी सी बात अंत में इसकी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा था कि हर साल एक थीम होती है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है, ये जिक्र कर देना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र ही कहता है कि जो रेडियो है वो दुनिया के सबसे अधिक विश्वसनीय और प्रयोग किए जाने वाले माध्यमों में एक बना हुआ है, बल्कि शिखर पर बना हुआ है। और ये तमाम जो अध्ययन है उनसे ये चीज निकल करके आई है। और इसलिए रेडियो की जो प्रासंगिकता है देश में और दुनिया में, वो बहुत ज्यादा बनी हुई है, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद जो ये जो 12वां संस्करण विश्व रेडियो दिवस का 13 फरवरी 2023 को हम मना रहे हैं, इसकी थीम है रेडियो एंड पीस, यानी रेडियो और शांति। और इसमें बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि जो दुनिया में हम उम्मीद करते हैं, भारत हमेशा से शांति को एक विचार के रूप में और जीवन के व्यवहार के रूप में देखता है। हमारे राष्ट्रपिता ने शांति और अहिंसा के जरिए पूरी दुनिया, और सत्य, शांति और अहिंसा, इसके जरिए एक संदेश दिया था कि आप अन्याय का मुकाबला भी कर सकते हैं और प्रतिरोध भी कर सकते हैं और अपना विकास भी कर सकते हैं। तो ये जो संदेश है जिसको कि दुनिया भर ने माना और बहुत सारे दुनिया भर के लोग हैं जो उससे प्रेरित होते हैं। तो अब ये जो रेडियो के सामने बात आई है, तो इसमें ये बात आई है कि आप अगर दुनिया में कहीं पर भी संघर्ष के, युद्ध के, एक दूसरे के साथ कलह के बिंदु आते हैं, तो रेडियो जो है वो उसको शांत करने में सही सूचनाओं, सही ज्ञान और सही संदर्भ के साथ
सही परिप्रेक्ष्य के साथ लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। और एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि युद्ध जो है वो लोगों के, मनुष्यों के मस्तिष्क में शुरू होते हैं। इसीलिए अगर हमें शांति को बनाए रखना है, शांति की रक्षा करनी है, तो हमें मनुष्यों के मस्तिष्कों में शांति की स्थापना करनी होगी। और मनुष्यों के मस्तिष्कों तक पहुंचकर शांति और प्रेम और सद्भाव की स्थापना करने में रेडियो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से ये भूमिका रेडियो निभा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है सार्थक बना रहे हैं और आने वाले दिनों में और सार्थक बनाएंगे। एफएम रेडियो के भी कई प्रकार होते हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एफएम रेडियो कितनी तरह के होते हैं और कैसे लोगों के मनोरंजन में ये अहम भूमिका निभाते हैं। एफएम रेडियो को इंडिया में सबसे ज्यादा सुना जाता है। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। इस रेडियो को सुनने के लिए आपको अपने रेडियो सेट पर एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। एफएम रेडियो में बहुत सारे प्राइवेट चैनल भी हैं जो कि इस वक्त हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें मिर्ची, रेड एफएम, बिग एफएम, रेडियो सिटी इत्यादि हैं। इसी के साथ साथ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी इसका एक अहम पार्ट है। ये किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एनजीओ को मिलता है जो अपने आसपास के एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों के विकास और सोशल अफेयर पर बात करते हैं और इनकी रेंज 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा ऑनलाइन और डिजिटल रेडियो भी इन दिनों खासे चर्चा में है। इस रेडियो की कोई फ्रीक्वेंसी तो नहीं होती, लेकिन इनका उपयोग आप मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं, जिसे आप डाउनलोड करके अपने मनचाहे कार्यक्रम को सुन सकते हैं और किसी भी कोने में आप इसका आनंद ले सकते हैं। वक्त बदला, सोच बदली और लोगों का नजरिया भी बदला। ऐसे में एफएम रेडियो ने अपने अस्तित्व को कैसे बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, इस विषय पर बात की हमारे साथ 92.7 बिग एफएम की नॉर्थ रीजनल हेड सुलक्षणा ब्रह्मता ने। क्या कहती है वो, आइए सुनते हैं। रेडियो हम सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि ग्रामोफोन्स आए तो सबने बोला रेडियो का अस्तित्व खतरे में है। फिर पेन ड्राइव्स आई, फिर सीडीज आई, बहुत सारी और चीजें आती गई, लेकिन फिर भी रेडियो कायम है। हाँ, रेडियो ने जरूर अपना स्वरूप बदला है, समय के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश भी की है। अब रही बात एक एंटरटेनमेंट रेडियो से, क्योंकि मैं ताल्लुक रखती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी उसी में है, तो आज भी जो है बहुत सारे हाउस होल्ड्स में और बहुत सारे गाड़ियों में रेडियो सुना जाता है और सराहा भी जाता है। पहली चीज तो ये कि रेडियो जो है, जो न्यूज है, एक मीडियम हम मानते हैं इंफॉर्मेशन का, तो रेडियो इंफॉर्मेशन भी देता है, एंटरटेनमेंट भी देता है। और आरजेज अगर आप देखोगे जो भी इंफॉर्मेशन वो देते हैं, लोग उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी एक सक्सेस है कि आज भी रेडियो के ऊपर किसी भी और मीडिया से ज्यादा विश्वास किया जाता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि रेडियो एक विजुअल का मोहताज नहीं है, वो एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन के तौर में अपने आप को कायम रखा है। अगर वो कविता से बात कर रहा है कोई आरजे, तो लगेगा वो कविता से ही बात कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो बात कर रहा है वो एक जनरल बात भी होगी, जिससे मैं और मेरे जैसे लाखों जो लिसनर्स हैं वो भी उससे रिलेट कर पाएंगे। तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी उतना ही है। तीसरी चीज जो एंटरटेनमेंट एफएम को एक सक्सेस उस पे लेके जाती है कि वो वाइब सेंट्रिक है, कि जो उस समय हो रहा है उसके बारे में बात, जो लोगों के मुद्दे भी हैं, और उस मुद्दे को एक बहुत लाइटर मैनर में हैंडल करके लिसनर के सामने लेकर आता है, उसका सोल्यूशन लेकर आता है। अगर मैं बात करूं बिग एफएम की, क्योंकि उस रेडियो स्टेशन से मैं ताल्लुक रखती हूँ, हमारी टैगलाइन ही है धुन बदल के तो देखो, ना तेरा गलत ना मेरा सही, यानी कि हर एक पर्सपेक्टिव को आप सामने लाएं। अगर अथॉरिटीज कहीं पे कुछ काम नहीं कर पा रही है तो उनका भी पर्सपेक्टिव सामने आए, और अगर लिसनर को भी कोई दिक्कत हो रही है तो वो पर्सपेक्टिव भी सामने आए। तो उससे क्या क्रिएट होता है, एक लिसनर के माइंड में एक बैलेंस क्रिएट होता है। हमारी आवाज बनकर कोई सामने हमारे लिए खड़ा है और उसका कोई मतलब नहीं है उस आवाज बनकर, उसको कोई इलेक्शन नहीं जीतना है, उसको कोई और चीज में आगे नहीं आना है, तो उसको लगता है कि जेन्युइन इंसान, हमारे जैसा एक शख्स
जो आम एक नेक्स्ट डोर गर्ल कहें या नेक्स्ट डोर बॉय कहें, उसको भी वही मुद्दे हैं जो हमारे मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों में वो जूझते हुए लाइफ को एंटरटेन करना सिखाता है। म्यूजिकल मैनर में हम लोगों को बातें कह जाते हैं बीच में। अब एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे अगर हम बोलें कि रेडियो लोग मैक्सिमम म्यूजिक के लिए सुनते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर आए, विजुअल समझ लीजिए, या फिर अगर हम कोई और प्राइवेट प्लेयर समझ लीजिए, एप्स आए जिनमें गाने हैं चलते, तो उसमें आप एक अपनी प्लेलिस्ट चूज करते हो, लेकिन प्लेलिस्ट आप कितने गानों की चूज कर पाओगे? तो जो रेडियो में जो एक सरप्राइज एलिमेंट है, क्योंकि रेडियो की प्लेलिस्ट भी सारे हिट सॉन्ग्स की होती है, बड़ी सिलेक्शन होती है, एक डीएमटी टेस्ट के बेसिस पे लिसनर क्या चाहते हैं उसके बेसिस पे गाने सिलेक्ट किए जाते हैं। तो एक बहुत ही मेथोडिकल प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस फॉलो होती है, उसके बेसिस पे गानों का सिलेक्शन होता है। तो वो एक एक गाना जो है उसका सरप्राइज एलिमेंट जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है और आएगा भी, क्योंकि अपनी प्लेलिस्ट से आप एक समय के बाद फिर भी ऊब जाएंगे, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट से आप कभी ऊबेंगे नहीं। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि रेडियो ने जिस तरह से अपने आप को ढाला है, कन्वर्सेशन शुरू की है लोगों के साथ, उनके साथ प्रैंक भी खेले हैं, उनके साथ बातचीत भी शुरू की है, उनको बर्थडे विशेस भी किए हैं, उनको एनिवर्सरी विशेस भी की हैं, उनके बीच जाकर वॉक्स पॉप के तौर पर उनकी बातों को लेकर रेडियो पे एयर किया है। ये सारी चीजें जो वन ऑन वन कनेक्शन जो रेडियो के आरजेज या रेडियो एस्टैब्लिश करता है लोगों के साथ, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बिकॉज प्रिंट में भी वन साइडेड कन्वर्सेशन है, बाकी मीडियम्स में भी वन साइडेड कन्वर्सेशन है, लेकिन ये जो टू साइडेड कन्वर्सेशन एनकरेज करता है रेडियो, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती है। जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे मूवी स्टार्स हों, चाहे म्यूजिशियंस हों, एक रेडियो प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करता है उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने का, गानों को लोगों तक पहुंचाने का। अब हम जानते हैं बॉलीवुड में भी आज कितनी इंपॉर्टेंट है मूवी के सॉन्ग्स का हिट होना। सो वो जो गाने हैं जो आप रेडियो पे सुनते हैं, वो आपकी जुबान पे आते हैं, आपके दिमाग में टॉप ऑफ माइंड रहते हैं, तो उसका सोर्स भी रेडियो ही बनता है। इसलिए सेलिब्रिटीज हों, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो रेडियो की अहमियत को बखूबी जानते हैं। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, हाइपर लोकल जो हम बोलते हैं, रेडियो का जो फॉर्मेट है, जहाँ पे हम एक छोटे शहर की भी बात करते हैं और उसको एक ग्लोबली भी बात अवेयर करवाते हैं। वो जो ब्यूटी है ना, क्योंकि हमारे जो आरजेस हैं वो उस जगह के स्टार्स हैं, उस जगह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उस जगह की बात करते हैं और ग्लोबल मुद्दे की भी बात करते हैं, रीजनल मुद्दों की भी बात करते हैं, या अपडेट्स देते हैं, नेशनल कोई नई स्कीम आई है, कोई अवेयरनेस है। कोविड टाइम्स में जिस तरह से रेडियो ने काम किया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी और मीडियम उस लेवल पर काम कर पाया। इतना ज्यादा एनकरेजमेंट घर में बैठ के आरजेस ने जितनी इंफॉर्मेशन दी, फैक्ट चेक्स दिए, गवर्नमेंट की जो भी बातें हो रही थी वो सब लोगों तक पहुंचाई। और एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन लिसनरशिप उस टाइम पे रेडियो का ही रहा, क्योंकि देख देख के न्यूज, और एक रेडियो सनसनी नहीं फैलाता है, डर नहीं फैलाता है, वहशत का माहौल नहीं क्रिएट करता है, वो एक बहुत ज्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर को एनकरेज करता है। करेक्ट फैक्चुअल थिंग्स को वो ऑन एयर करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी की कॉस्ट पे मजाक उड़ाने की बात नहीं कहते। तो आई थिंक सो हर एक इंसान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो भी आरजे जैसी बात करें, आरजे जैसा बने, या उनकी बात सुनकर वो एनकरेज हो। कितने लाइफ्स को हम लोग इंस्पायर करते हैं थ्रू आवर प्रोग्राम्स ऑन मेंटल वेलबींग, डॉक्टर से, चाहे वुमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे ऑर्गन डोनेशन की बात हो, चाहे ड्रग अब्यूज की बात हो, चाहे वुमेन वायलेंस रिलेटेड जो इश्यूज हैं या वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज की बात हो। आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए कविता, जिस तरह से एक प्राइवेट एफएम स्टेशन और रेडियो स्टेशन, से इवन कमर्शियल, इवन कम्युनिटी, या इवन जो गवर्नमेंट के रेडियो स्टेशन हैं, वो सब इतने हसीन तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से, इतनी प्रिपेयर्डनेस के साथ कि किसी की भावनाएं भी हर्ट ना हो, लेकिन वो बात भी लोगों तक पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी ये कोई भी इस तरह की चीज को बीट कर पाएगा। रही बात रेडियो को अलग अलग जगहों से थ्रेटन होने की, तो रेडियो, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि अपने स्वरूप को बदलता आया है। आज मेरे आरजे जो हैं वो ऑन ग्राउंड भी जाते हैं,
लोगों से वन ऑन वन भी मिलते हैं, उनकी बातों को रेडियो के थ्रू भी रखते हैं, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपनी बात को रखते हैं। वहां पे भी जो वो रेडियो पे कर रहे हैं बातें, वही इंटरव्यूज वो चलाते हैं, जिससे जो ऑडियंस मान लीजिए अभी रेडियो नहीं सुन पा रही है, वो डिजिटल के माध्यम से रेडियो पे क्या चल रहा है उसके बारे में फुली अवेयर होती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, जैसे हम पहले नॉर्मल फोन से बात करते थे, फिर हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए, कम्युनिकेशन के तरीके बदले, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन बदला। कम्युनिकेशन हमेशा रहेगा, और जब तक कम्युनिकेशन रहेगा तब तक रेडियो का अस्तित्व भी रहेगा, ये मेरा मानना है। प्यारे दोस्तों, रेडियो ने अपनी यात्रा के प्रारंभ से ही समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार, जन जागरूकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस को अपनी सोच के केंद्र में रखा। रेडियो हमारा मनोरंजन करता है, हमें शिक्षित करता है, हमें सूचना और जानकारियों से भरपूर मदद करता है और सारी दुनिया में एक अलग सा जुड़ाव पैदा करता है। रेडियो और आदमी का ये विश्वास भरा रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। इसी विश्वास के साथ अंत में मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ चेहरा ही नहीं, आवाज भी बन सकती है पहचान। इसी पहचान और इसी आवाज के साथ कविता शर्मा लेती है आपसे अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार।